महास्थविर जातक अध्याय 6। चलो फिर से लौटते हैं बचपन के स्कूल जीवन में। जैसा मैंने पहले बताया, हमारी क्लास में 2 शिक्षिकाएं पढ़ाती थीं। एक की कठोरता थोड़ी अधिक थी तो दूसरी भी कम कठोर नहीं थी, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ी कम। स्कूल की पहली और दूसरी घंटी में दूसरी शिक्षिका हमें गणित और अंग्रेजी पढ़ाती थी। क्लास में बैठते ही सबसे पहले अंग्रेजी में हाथ की लिखावट दिखाई जाती। एक दिन उन्होंने आदेश दिया, कल से सभी अपनी किताब में लाइन खींचकर लिखेंगे, हाथ की लिखावट लाना अनिवार्य है। घर जाकर मैंने ये बात पिता से कही। पिता बोले, नहीं नहीं, ये सब विलासिता नहीं चलेगी। बाली का कागज क्या खराब है? विद्यासागर महाशय ने क्या गुरुदास बुड़ुजे से पढ़ाई नहीं सीखी? उस समय के अधिकारियों के जमाने में इस कागज पर लिखकर ही बंगाली आदमी बना, और आज तुम्हें एक्सरसाइज बुक चाहिए? स्कूल में बोल देना, पिता ने कहा ऐसी विलासिता ठीक नहीं। उन्होंने हमें बताया कि उनके अपने बचपन में कितनी कठिनाई से कागज जुटाते थे। अगले दिन सभी बच्चे अपनी किताब में लाइन खींचकर हाथ की लिखावट लेकर आए। सभी की लिखावट देखकर शिक्षिका हंस दी और बोली, कहाँ स्थवेर, तुमने हाथ की लिखावट नहीं दिखाई? तुम्हें नहीं बुलाया, लगता है याद भी नहीं रहा। अंततः मैं वही बाली का कागज वाली किताब लेकर उपस्थित हुआ। शिक्षिका ने पूछा, एक्सरसाइज बुक कहाँ है? विलासिता के बारे में पिता की दी हुई उपदेशों को बोलूं या ना बोलूं, मैं सोच रहा था, तभी कान में जिज्ञासा की एक हल्की सी सनसनाहट महसूस हुई। कुछ मध्यम टिप्पणियां पढ़ते ही मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। मैंने बोल दिया, पिता ने कहा है जब ये किताब पूरी हो जाएगी तब उसके बाद ही एक्सरसाइज बुक खरीदी जाएगी। ज्ञान होने के बाद से सुना है, सदैव सत्य बोलो, सत्य के बिना कभी झूठ मत बोलो। बचपन में उस सूत्र का पालन करके अगर चलता तो वृद्धावस्था में सत्य को कहने का अवसर ही न मिलता। कान मरोड़ने वाली शिक्षिका की वजह से टप करके कुछ बोलने की कला उस दिन से खुल गई। उस कला के कारण मैंने भविष्य में कई खतरनाक परिस्थितियों से खुद को बचाया। अब इसका कृतज्ञता किसे व्यक्त करूं? पिता को, कान मरोड़नीय शिक्षिका को, या उस प्राचीनतम नियम को जो सृष्टि के आरंभ से ही आत्मसुरक्षा के लिए अडिग रूप से धरती पर प्रवाहित हो रहा है? महीने भर बाद जब मैं बाली के कागज की नई किताब लेकर फिर उपस्थित हुआ तो मेरी शिक्षिका क्रोधित होकर जोर से चिल्लाने लगी। हमारी क्लास एक बड़े मार्बल पत्थर के ठाकुर हॉल में बैठती थी। हमारे पास ही उस हॉल में एक और क्लास बैठती थी। मेरा शनि महाराज शायद उस समय कहीं पीछे थे, क्योंकि उस क्लास में उस समय हमारे पहले नंबर की शिक्षिका पढ़ा रही थीं। दूसरी नंबर की शिक्षिका की चिल्लाहट और चपटा ध्वनि सुनकर वो धीमे और स्थिर कदमों से हमारी क्लास में आई और पूछा, क्या हुआ? दूसरी नंबर की शिक्षिका बोली, देखिए जरा इस लड़के को लेकर मैं क्या करूं? एक बात सुनता ही नहीं। 1 महीने से इसे एक एक्सरसाइज बुक तक नहीं खरीदा पाया। पहली नंबर की शिक्षिका आगे बढ़कर बोली, इसका कुछ नहीं होगा, देख लेना। मेरे हाथ में पड़ता तो 2 दिन में सीधा कर देती। कहने की जरूरत नहीं, रोज 3 घंटे करके वो मुझे सीधा करने की कोशिश करती और हर कान मरोड़ और हर थप्पड़ के साथ कहती, इस लड़के का कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूं, लिख कर रख लो, इसका कुछ नहीं होगा। हे अद्भुत भविष्य दृष्टा गुरुवर्या, हे नश्वर लोक में बालकों को पीटने में निपुण अमर आत्मा, आपकी भविष्यवाणी अक्षरशः सच निकली। मेरा सचमुच कुछ नहीं हुआ, और होगा भी कैसे? जिस बच्चे का जीवन ही थप्पड़ों से शुरू हुआ हो, उसका भविष्य केवल चुंबनों और आलिंगनों से भर जाएगा, ये तो संभव ही नहीं। इस घटना के बाद लगभग 3 महीने तक, यानी पूजा की छुट्टियों से कुछ पहले तक, रोज स्कूल के पहले पीरियड में मेरे लिए तरह तरह की सजाएं तय रहती थीं। दूसरी बार पिता से एक्सरसाइज बुक मांगने का साहस नहीं होता, और पिता ने जो कहा था वो स्कूल में दोहराने का साहस भी नहीं होता। हर दिन अत्यंत दुखी मन से, हताश हृदय लेकर मैं स्कूल जाता और सजा की प्रतीक्षा करता। जब सजा का पीरियड बीत जाता, अवश्य ही सजा पाकर तभी जाकर मुझे शांति मिलती। जो लड़का रोज स्कूल आते ही सजा पाता, उसका साख कहां से आएगी? फिर भी एक दिन की घटना सोने की कड़ियों की तरह मेरे मन में आज भी झकझक कर रही है। हमारे घर के पास ही था क्रिश्चियन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिशन। वहां रहते थे पादरी ब्राउन साहिब, अत्यंत बड़े मानुष, सचमुच के महाजन। ये रेवरेंड E.F. ब्राउन, दुनिया वालों के साथ उनके प्रेम भाव थे। जब वो सड़क पर चलते, राष्ट्र के सारे लड़के उन्हें घेर लेते। वे अपने पादरी की जॉबर के दोनों जेबों से फोटो वाले कार्ड निकालकर लड़कों को बांटते। सड़क पर चलते चलते अगर बरामदा या फुटपाथ से कोई पुकारता तो वहीं रुककर जोर से चिल्लाते और बंगाली में बात करने लगते। अगर कोई परिचित आता, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, उन्हें गले लगाकर 2 गालों पर चुंबन करके स्नेह जताते।
याद है एक दिन हमारे 2 भाई और मैं खट्टा पाए खाना यानी गली का मंजर देखकर हमारे चेहरे पर चुंबन करने के बाद हम घर लौटे और आधे घंटे तक साबुन से मुंह मसलते रहे। हम दादा, मैं और अक्षय साहब को दादा कहकर पुकारते थे। साहब ने हमें यही कहना सिखाया। दूसरों की तुलना में हमारे परिवार का साहब से संबंध काफी घनिष्ठ था। वे हमारे घर आते और हमारी माँ के साथ कहानियां बातें करते। हमारे परिवार के साथ ब्राउन साहब का घनिष्ठ रिश्ता था। इसका एक कारण था और मैं बताता हूं। मेरे ज्ञान संचार से कुछ पहले सामान्य ब्राह्मण समाज के ठीक सामने कर्णवाली स्ट्रीट पर एक महिला की हत्या हुई थी। मंदिर के किनारे की तंग गलियों में कई ब्राह्मण परिवार रहते थे। उन परिवारों की कई लड़कियां बैथून कॉलेज या मिस नील की स्कूल में पढ़ने जाती थीं। उस हेदों हेडमास्टर के सामने जो गिरजाघर था उसके ही संलग्न था मिस नील का स्कूल। अब वो विशाल स्कूल भवन बैथून कॉलेज ने खरीद लिया है। मिस नील भारत से विदा लेकर बिलेट जाने वाली थीं। उस अवसर पर उस शाम स्कूल में जश्न हुआ। ब्रह्मपाड़ा से मिस नील की छात्राएं उस उत्सव में शामिल हुईं। रात में स्कूल की बस में वे घर लौट रही थीं। समाजपाड़ा के सामने जब बस रुकी और लड़कियां एक एक करके उतर रही थीं, तभी हमलावर आए और एक लड़की की हत्या कर दी। लड़की एक हिंदू घर की विधवा थी। नवभारत के संपादक देवी प्रसन्न राय चौधरी के घर में आश्रित और वहीं पढ़ाई कर रही थी। क्यों उसे मारा गया, हत्यारे कौन थे, ये तो एक अलग इतिहास की बात है। उस समय मेरे पिता का व्यवसाय था चमड़े का कारखाना। व्यवसाय बड़ी समारोही भव्यता से चल रहा था। ब्राह्मण पुत्र ने चमड़े का व्यवसाय किया, इस गौरव से उनके अनुसार शहर में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा भी थी। एक रात कामकाज से घर लौटकर रात लगभग 10 बजे वो भोजन पर बैठे ही थे, तभी रात की निस्तब्धता को चीरते हुए एक महिला की करुण चीख सुनाई दी। बाबा गो मारे फेंक दिया। पिता ने खाना वहीं छोड़ दिया और फटाफट हाथ में जो कुछ भी था वो लेकर सड़क की ओर दौड़ पड़े। वहां उन्होंने देखा 3 लोग मिलकर एक लड़की को रामदास से मार रहे थे। सड़क पर और कोई नहीं था, ना कोई राहगीर, ना कोई पहरेदार, सिर्फ 2 घोड़े जो बस गाड़ी में बंधे थे हैरान होकर इस दृश्य को देख रहे थे। पिता ने देखा और तुरंत उनके बीच झपट पड़े लड़की को बचाने के लिए। बारामदे पर खड़े जो लोग देख रहे थे उन्होंने बाद में बताया कि जैसे चोर चोर खेल चलता है, वे 2 फुटपाथों पर लगभग आधे घंटे तक लड़की के लिए दौड़ते रहे। कभी कभी पिता लड़की को लेकर घर की ओर भागते तो कभी तीनों लोग उसे उनके हाथों से छीनने की कोशिश करते। सड़क पर रक्त बह रहा था। एक आदमी आया और पिता के सिर पर रामदास से वार किया। पिता ने उसे पकड़ लिया और एक जोरदार आघात किया। आदमी आघात से आधा बेहोश होकर गिर पड़ा। सिर पर अब भी रामदा गड़ा हुआ था। पिता उसी स्थिति में लड़की की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक और आदमी आया और पिता के सिर से रामदा खींच लेने की कोशिश की। तुरंत ही उसके रक्त में पिता के हाथ का एक जोरदार प्रहार लगा, जिससे उसकी आंख की कई नसें फट गईं। उसकी इस पीड़ा में वह उसी रात अस्पताल में भर्ती हो गई। आतंकित अपराधी 2 लोग रामदा लेकर फरार हो गए। लड़की फुटपाथ पर गिरकर दर्द से कराहने लगी। हत्यारों ने उसे 24 प्रहार किए थे। पिता सिर पर चोट के कारण मध्यम खंड से लेकर दाहिने भौं तक गंभीर रूप से घायल हो गए। बोलने की शक्ति समाप्त हो गई। दाहिने आंख से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। वे लड़की को उठाते हुए बार बार आघात खा रहे थे। कल्पना कीजिए, कोलकाता शहर की कॉर्नवालिस स्ट्रीट पर एक मृतप्राय लड़की को बचाने के लिए एक घायल युवा की अंतिम कोशिश कितनी नाजुक और भयानक थी। तभी मिस नील हेडर की ओर से दौड़ते हुए वहां पहुंच गईं। जैसे ही हत्या की घटना शुरू हुई, साहसी कोच वाले अपनी गाड़ियां छोड़कर दौड़ पड़े। वे मिस नील को खबर दे गए। मिस नील लड़की को बस में उठाकर अस्पताल ले गईं और पिता पैदल ही मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़े। थोड़ी दूरी तक जाने के बाद पड़ोस के एक हिंदुस्तानी खाने के दुकान वाले ने उन्हें इस हालत में देखा और पकड़कर घर ले आए। कुछ ही देर बाद पड़ोस के लोग उन्हें अस्पताल ले गए। इसके बाद का अध्याय इतना क्रूर नहीं रहा। चारों ओर से पिता के नाम पर पत्र और प्रशंसा पत्र आने लगे। मां के नाम पर भी पत्र आने लगे। ऐसी वीर पति की पत्नी, उसकी तरह भाग्यशाली और कौन है। हमने स्वयं 8-10 घड़ियां और मेडल देखे थे। जैसे पिता का व्यवसाय बड़ा था, वैसे ही उसके लेन देन भी बड़े थे। कर्जदार मिलकर व्यवसाय, सामान और जमीन जायदाद हड़पते थे। मां ये सब समझ ही नहीं पाई। वो तब गर्भवती थीं और ऊपर से पति की चिंता में उनके पास सोचने समझने का समय ही नहीं था। लगभग 40 दिन बाद पिता ने पहली बार आंख खोली और लगभग 6 महीने बाद उनकी बोलने की शक्ति वापस आई। इस बीच रोजाना 20-50 पत्र आने लगे। घर का कामकाज ठप। दादा और मैं अपनी दूसरी मां यानी पीसी मां के पास चले गए। रिश्तेदार जो थे वे पिता के ब्राह्मण होने पर विषम दृष्टि रखते थे। एक कठिन सुबह जब मित्र और शत्रु सभी उपस्थित थे, मां के नाम एक पत्र आया। खाम खोलकर देखा, उसमें 100 रुपए का नोट और एक छोटी सी चिट्ठी थी, अंग्रेजी भाषा में लिखी। पत्र भेजने वाले का नाम पता कुछ भी नहीं लिखा था। प्रिय दोस्तों,
अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।